नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दमे की यानी अस्थमा की कि असल में ये जो समस्या है ये है क्या, किन कारणों की वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें अब जैसे सर्दियां आ रही हैं, ऑलमोस्ट आ गई हैं, तो जो लोग दमे के शिकार होते हैं, जिनको ये समस्या होती है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। ऐसा होता क्यों है, किस तरीके से वो अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, एक बार के लिए नहीं हमेशा के लिए। आज इन सब बातों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि ये जो दमे की प्रॉब्लम है ये होती क्यों है। इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, असल में ये छोटा सा जो फंक्शन है ये है क्या, और इसमें ऐसी क्या खराबी आ जाती है जिससे किसी व्यक्ति को दमे की समस्या हो जाती है, इसका सामना करना पड़ता है। देखिए, हम जब सांस लेते हैं तो हमारा ये वेंड पाइप होता है, ठीक है, और ये वाले पाइप आगे जाके दो पाइप में डिवाइड होते हैं, या ये कहें दो जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वहां पे डिवाइड हो जाते हैं और इनके आगे और छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं। इसको आप कुछ ऐसे समझिए, आपने पेड़ देखा है, पेड़ का एक तना होता है और उसके बाद अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती हैं और फिर पत्ते लगे होते हैं। कुछ इसी तरीके का डायग्राम देखने को मिलता है हमको अपने शरीर में जब हम अपने लंग्स यानी अपने फेफड़ों को देखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये तो बड़ा पाइप जा रहा है जहां से सांस जा भी रही है और आ भी रही है। इसके बाद छोटे छोटे पाइप में बढ़ जाता है, ये पाइप यहां से आके दो पार्ट में बढ़ जाता है और उसके आगे छोटी छोटी ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और इस पाइप के एंड में इन जो नलियां हैं, इन नलियों के एंड में एक गुब्बारे जैसी चीज होती है जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो फूलती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो वापस सिकुड़ जाती है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन नॉर्मल फंक्शन ये नहीं है। असल में इसका फंक्शन क्या है, ये मेन चीज है समझना। जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ होता क्या है, हमारी जो दो तरीके की नसें होती हैं, एक होता है ब्रोंकाई और एक होता है ब्रोंकोल्स। ब्रोंकाई होता है ये जो दो पाइप यहां पे गए, मतलब मोटे पाइप, और ब्रोंकोल्स होता है छोटे छोटे आगे जो इनकी तने होते हैं, जो बाकी पाइप्स होते हैं वो। और जो उसके एंड में गुब्बारे की तरह एक चीज होती है जो फूलती है और बंद करती है, जो बड़ी पतली लेयर की होती है, जिसमें बहुत इलास्टिसिटी होती है, उसे हम कहते हैं एवियोलाई। जी हाँ, वो जो गुब्बारे की तरह होती है। तो पूरा का पूरा काम इसी चीज का होता है। जब हम सांस ले रहे हैं तो वो एवियोलाई यानी वो आपके फेफड़े, आपके गुब्बारे टाइप जो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी नलियां होती हैं, लाखों नलियां होती हैं जिनके एंड में ये लगा होता है। और जब ये जो गुब्बारा जो होता है कुछ इस तरीके से, इसके साथ में से ही हमारी ब्लड की नसें जा रही होती हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, साथ में से ब्लड की नसें जा रही होती हैं। जब हमने सांस ली तो हमने क्या लिया अंदर, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन उस गुब्बारे में से हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है और ब्लड के अंदर जो CO2 होती है उसको वापस गुब्बारे में वो लेती है और हमें बाहर छोड़ देते हैं। जैसे हम जब सांस छोड़ रहे हैं तो हम वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। ये काम होता है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का, या ये कहें कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये प्रक्रिया हो रही होती है एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में, जिसको कोई शिकायत नहीं है सांस से रिलेटेड। और ये जो नलियां होती हैं ये कोशिकाओं से बनी होती है, मतलब मसल से बनी होती हैं। अंदर एक सॉफ्ट पार्ट होता है इसके, जहां से ये पूरी एयर आ रही होती है और जा रही होती है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सपैंड भी कर सकती हैं और वापस सेम साइज पे श्रिंक भी कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम आप देखते हैं ना हमारी सांस बड़ी जोर से चल रही होती है, हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो उस टाइम इन नलियों का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर आ रही है। लेकिन जब हम नॉर्मल, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो, जब हम कोई स्पेशल ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो वहां पर ये अपने नॉर्मल साइज में वापस श्रिंक हो जाती है और हम सांस ले और छोड़ रहे होते हैं। अब समस्या कहां आती है कि जब हम मान लीजिए कि किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में है जहां पर पॉल्यूशन बहुत है, या आप सिगरेट पी रहे हैं, या आपके आसपास कोई सिगरेट पी रहा है और वो धुआं आपके अंदर जा रहा है, या फिर किसी तरीके का केमिकल है एयर में जो आपके अंदर जा रहा है, या कोई वायरस है, तब असल में समस्या शुरू होती है। अब समस्या क्या है इसको समझिए। जैसे ही आपने सांस ली, आपके अंदर वो स्मोक गया, या कोई केमिकल का कोई पार्ट चला गया, या फिर कोई इन्फेक्शन चला गया,
तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर का जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडी है, वो उसे मारती है, वो उसे रोकती है लंग्स तक आने में। और इसमें क्या करते हैं, जो हमारी ये जो अभी मैंने आपको बताया था जो नलियां होती हैं, ये अपने आप को सिकोड़ लेती हैं ताकि वो धुआं, वो वायरस या वो डस्ट हमारे लंग्स तक ना जाए। तो पहली चीज तो उसने अपने आप को सिकोड़ लिया। दूसरी चीज क्या होती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम उसको हिट करता है तो वहां पर ये जो फॉरेन एजेंट होता है, फॉरेन एजेंट कहते हैं जब कोई जहरीला पदार्थ या कोई ऐसी चीज जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है वो हवा के द्वारा हमारे लंग्स तक पहुंचती है, तो वो उसको जब वहां पर इनका रिएक्शन होता है तो स्किन में इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, तो हमारी स्किन सूज जाती है। अब मान लीजिए ये वो नली है जहां से हम सांस ले रहे हैं, ऐसे लाखों नलियां हैं। इन नली में जैसे ही कोई डस्ट गया, डस्ट जाने के बाद पहले ही उसने अपने आप को सिकोड़ लिया, उसके बाद वहां पे इन्फ्लेमेशन हुई, मतलब सूजन हुई, तो वहां पर जो सांस जाने और आने की जगह है वो और कम हो जाएगी। और ऐसे ही जब लगातार चलता रहता है, कहते हैं ना कि पॉल्यूशन में जीना बहुत खतरनाक होता है, इससे हमारे फेफड़ों को नुकसान होता है। हमें शायद रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई एहसास नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर ये सारी चीजें अपना विकराल रूप बना रही होती हैं, जो एक ना एक समय आने पर हमें दिख जाती हैं। तो जब ये रिएक्शन आपका बार बार होता है कि एक इम्यून सिस्टम आपके फॉरेन एजेंट से बार बार लड़ता है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो रही है, साथ में उसने गंदगी की वजह से अपने आप को सिकोड़ लिया है। और इसके साथ हम एक चीज़ और देखते हैं कि खांसी आना शुरू हो जाती है। खांसी काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहती है, या फिर बलगम बननी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। हमारे चेस्ट में खड़खड़ खड़खड़ रहती है। ये इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण है। कई बार आप महसूस करेंगे कि सांस लेने में विसल जैसी, मतलब एक आवाज सी आती है जो चेस्ट में से, नाक में से है, वो वही व्यक्ति फील कर सकता है जिसको ये समस्या है। और जिन लोगों को अस्थमा है उन लोगों की हालत और गंभीर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन बढ़ता रहता है, आपकी जो नसें हैं वो और सिकुड़ती रहती हैं, साथ में बलगम की लेयर, जो कफ है, जो म्यूकस है, उसकी भी लेयर जम जाती है। तो इस वजह से सांस लेने की जो जगह बचती है वो बहुत कम बच जाती है। इसीलिए दमे के मरीजों को, या ये कहा जाए अस्थमा के पेशेंट्स को, पोल्यूशन वाली जगह में बहुत समस्या देखने को मिलती है, या सर्दियों में बहुत समस्या देखने को मिलती है। कारण इसका यही है। अब इसके साथ साथ कुछ कारण और भी हैं। कई बार कुछ चीजें लोगों को ट्रिगर करती हैं। अब अगर मैं कहूं क्या चीज है, सिर्फ मान लीजिए मैंने कहा अंडा है, या स्मोकिंग है, या अल्कोहल लेना ट्रिगर करता है, तो सबके लिए ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये अलग अलग व्यक्तियों पर, अलग अलग शरीर पर डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी किस चीज से ट्रिगर हो रही है। कुछ लोगों की बॉडी नॉनवेज खाने से ट्रिगर होती है, कुछ को दही से इवन ट्रिगर हो जाता है, कुछ को एग खाने से या राइस खाने से ट्रिगर हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है, कुछ ऐसा ट्रिगर होता है, तो भी आपको ये अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इवन इसके साथ आप दो प्रॉब्लम और देखते हैं जो शुरुआती दौर पर आती है, जिसको हम कहते हैं एम्फीसीमिया एंड ब्रोंकाइटिस। ये स्टार्टिंग लेवल होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे, ये नहीं कहेंगे हम सारे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है कुछ हद तक, या फिर डायरेक्ट कई लोगों को सीधा अस्थमा की समस्या देखने को मिलती है। एक इसका कारण जेनेटिक प्रॉब्लम भी माना जाता है, लेकिन अगर मैं कहूं इसका सटीक कोई एक कारण, तो ऐसा नहीं है। कुछ अलग अलग कारण हैं जो अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कारण से उनको ये समस्या हुई है। अब यहां तक तो हमने समझा कि असल में ये अस्थमा की जो प्रॉब्लम है ये होती क्या है, कहां पर समस्या आ रही है, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत आ रही है। अब बात करेंगे हम इसकी इलाज की। देखिए, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है, तो यहां तक एक बात तो क्लियर है कि अगर आप एलोपैथिक इसका इलाज ले रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक चीज इसका इलाज है, वो है स्टेरॉइड्स या फिर पंप। अब अगर हम बात करें स्टेरॉइड्स की, तो ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टेरॉइड्स इज नॉट द सॉल्यूशन, और उससे चीजें खत्म नहीं होंगी। कुछ टाइम के लिए हो सकता है शांत हो जाए, मेंटेन हो जाए या मैनेज हो जाए, लेकिन खत्म नहीं होंगी। हाँ, एक चीज और है कि उस
स्टेरॉइड के कारण आपकी बाकी चीज़ें या आपके शरीर के बाकी अंगों को बहुत नुकसान ज़रूर हो रहा है। इसी कारण से डॉक्टर भी, जो आपके एलोपैथिक के डॉक्टर होते हैं, वो भी कुछ समय तक आपको दवा देते हैं और उसके बाद वो उस दवा को बंद कर देते हैं और पंप ही आपका सिर्फ एकमात्र इलाज रह जाता है। तो अब क्या सच में इसका कोई इलाज नहीं है? ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप इसका एक सरल और सटीक सर्वश्रेष्ठ उपाय ढूंढ रहे हैं, उपचार ढूंढ रहे हैं, तो आज इस वीडियो में आपको वो मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारी समस्या है वो किस में है, वो ब्रोंकाई में है या फिर ब्रोंकोल्स में है। तो जब समस्या उसमें है तो हमारी दवा क्या होनी चाहिए? जो हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंकोल्स पे वर्क करे, मतलब डायरेक्ट समस्या की जड़ पर उसका इलाज करे। अब अगर हम बात करते हैं ऐसी दवा जो उसके जड़ पर इलाज करे, तभी हमें उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। जड़ क्या है आप समझ गए हैं, उसमें क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन। पहली चीज ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज क्या हो रही है कि डस्ट वगैरह की वजह से साइज छोटा हो रहा है उन नलियों का। और तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है? साथ में म्यूकस, मतलब बलगम बन रही है, कफ बन रहा है ना। तो हमें जो दवा है वो कौन सी लेनी है जिससे सबसे पहला काम हमारा जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है जो नली के अंदर हो रही है, वो होना बंद हो जाए, सूजन शांत हो जाए। जिससे कि क्या होगा, जब सूजन शांत होगी, अब मान लीजिए ये हमारी वो नली है, अब इसके अंदर जो मसल्स हैं वो सूज गई हैं, तो सूजने के बाद हमारे पास जगह ही कहाँ बची? ठीक है, तो हमें पहले क्या चाहिए? वो सूजन को हमें कम करना है और बल्कि हो सके तो खत्म करना है। तो अगर हम बात करें इसके एक सर्वश्रेष्ठ इलाज की, तो ज्यादातर व्यक्ति बखूबी जानते हैं कि श्वास से जुड़ी बीमारियों के सर्वश्रेष्ठ इलाज में होम्योपैथिक को नंबर 1 माना जाता है, क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होने के साथ साथ बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। अब बात उठती है, यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये होम्योपैथिक मेडिसिन ही इतना पॉजिटिव रिजल्ट क्यों दे पाते हैं, यहाँ पे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक फेल क्यों हो गए हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आयुर्वेदिक फेल हो गया, मैं ये नहीं कह रहा एलोपैथिक बेकार है, लेकिन उसकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये मैंने आपको बताई। अब अगर हम बात करें आयुर्वेदिक के बारे में, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं। आयुर्वेदिक में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ एक चीज है कि उसमें एक व्यक्ति को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और इवन जो उसमें दवाइयाँ होती हैं वो कई जड़ी बूटियों की होती हैं। कभी आपको सुबह काढ़ा पीना है, शाम को काढ़ा पीना है, इस तरीके का खाना खाना है, ये नहीं खाना है। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। साथ में उसमें टाइम की आपको एक्यूरेसी बहुत चाहिए कि आपको इतने बजे काढ़ा पीना है, इतने बजे दवाई खानी है, खाने से पहले खानी है या फिर खाने के बाद खानी है। तो क्या होता है, कई बार व्यक्ति आज की बिजी लाइफ में उसको मिस कर जाता है, स्किप कर जाता है, फॉलो नहीं कर पाता है। अब एक और रीजन है इसका कि जब आप वो दवाई खा रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है? सीधा आपके पेट में। पेट में डाइजेस्ट होने के बाद वो आपके ब्लड में मिल रही है और उसके बाद वर्क कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो वो कैसे वर्क कर रही है? आपने वो बॉल्स ली, वो दवाइयाँ ली, शुगर बॉल्स ली, अपनी जीभ पे रखी, सिर्फ आप उसे चूसते हो, सक करते हो, और वो आपकी जीभ में ही डाइल्यूट हो जाती है और वहीं से आपकी जीभ से एब्जॉर्ब होके ब्लड के साथ मिलके काम करना शुरू कर देती है। पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा, जितनी जल्दी वो आपके ब्लड में मिलके काम करना शुरू कर देती है, उसका रिजल्ट भी आपको उतनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपकी दवाई स्किप होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। क्यों? छोटी सी डिब्बी होती है, पॉकेट में रख के कहीं पे भी आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और आराम से अपनी दवाई कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करें। हमारे डॉक्टर्स की टीम सदैव हाजिर है आपके सवालों के जवाब के लिए। आप उन्हें कॉल करें और हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। निश्चिंत होकर अपनी समस्या पूछें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है जो रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा।
एंड लास्ट वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए और इस तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।